हेलो स्टूडेंट्स, सदिश पार्ट 2 के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सदिशों के लिए पार्ट 1 किया है। पार्ट 1 के अंदर हमने सदिशों का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ा। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये देखा कि हम इस चैप्टर के अंदर सदिशों को किस रूप में यूज़ करेंगे। हमने सदिशों को यूज़ करना है लंबाई के रूप में। मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ लंबाई पर काम करेंगे। और दूसरा फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि सदिश वास्तव में है क्या। तो सदिशों को जब हम लंबाई के रूप में जब यूज़ करेंगे तो हम उसे एक दिष्ट रेखाखंड के रूप में देखेंगे। दिष्ट रेखाखंड का मैंने मतलब आपको बताया था कि एक ऐसा रेखाखंड जिसे कोई दिशा प्रदान की गई हो, कि अगर हम किसी रेखाखंड को कोई दिशा प्रदान कर दें, दिशा तीर के निशान से प्रदान करनी है, तो जैसे ही हम उसको कोई दिशा दे देंगे तो वो एक सदिश बन जाएगा। और उसी के बारे में हम यहाँ पूरे चैप्टर के अंदर उसका डिस्कशन करना है अपने को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सदिशों के संदर्भ में उसके अलग अलग प्रकारों को पढ़ेंगे। और ये प्रकार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभी अपने सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर इनमें से किसी न किसी का यूज़ होता रहेगा। तो इनके बारे में भी अपने को नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने जो पहला प्रकार आज लिखा है वो है स्थिति सदिश। कि आज हम सदिशों का जो पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? स्थिति सदिश। एक्चुअली के अंदर ये एक विशेष प्रकार का सदिश है। और यूँ कहें कि पूरा का पूरा ये जो वेक्टर चैप्टर है ये स्थिति सदिश के ऊपर ही निर्भर है। कि इन सब के अंदर अपने बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, या यूँ कहें कि जिसके बिना हम कोई क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो वो स्थिति सदिश है। कि जब तक हमें स्थिति सदिश के बारे में नहीं पता होगा हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति सदिश को जानना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी के जो प्रकार हैं वो स्थिति सदिश को समझने के बाद में अपने कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्थिति सदिश को ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें लिखने का एक तरीका मिलेगा कि सदिशों को हम एक नए रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसी के आधार पे बाकी के जो रूप हैं, ठीक है, बाकी जो सदिशों के जो प्रकार हैं हम उनको समझेंगे। तो स्थिति सदिश देखिए क्या है कि स्थिति सदिश एक्चुअल के अंदर एक पोजीशन को बताएगा, एक स्थिति को बताएगा, और वो स्थिति होगी किसी बिंदु की। मतलब स्थिति सदिश जो है वो एक बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्थिति सदिश जो है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे। तो स्थिति सदिश हम यूज़ करेंगे एक बिंदु की स्थिति को बताने के लिए। और वो जो बिंदु है वो इस तल पर कहीं भी हो सकता है, या फिर इस त्रिविम तल पर वो कहीं भी हो सकता है। कि मतलब वो 2D में भी हो सकता है, वो 3D में भी हो सकता है, कि कहीं भी। कि एक बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। एक बिंदु की स्थिति को बताने के लिए अभी हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थिति सदिश जो है वो किस लिए यूज़ किया जाएगा। तो स्थिति सदिश एक बिंदु की स्थिति को बताने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर एक ये डायरेक्शन बना रखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बिंदु है, और वो बिंदु उत्तर दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और वो भी पूर्व दिशा के अंदर। मान लीजिए हमें कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है, हालांकि ये बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल, कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, ठीक है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर दूर स्थित किसी बिंदु को व्यक्त करें। ठीक है, इस तरीके का कुछ हमें दिया हुआ है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, मतलब उत्तर दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाना है, और पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर दूर स्थित किसी बिंदु को व्यक्त करना है। तो उत्तर दिशा तो ये है ही। अब इससे 30 डिग्री का कोण जो है वो इस तरीके से या इस तरीके से बन सकता है। कि दो तरीके हैं, कि यहाँ तो इस साइड बनेगा या इस साइड बनेगा 30 डिग्री का कोण। लेकिन इसने बोला है कि पूर्व में बनाना है, मतलब पूर्व इस तरफ है तो हम इस तरफ बनाएंगे, और 40 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु को व्यक्त करना है। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु को नाम दे दिया मान लीजिए हमने P। और इस बिंदु को जब हम यहाँ इससे मिलाएंगे सेंटर से, और इस कोण को हमने मान लिया 30 डिग्री, और ये जो दूरी है
इस दूरी को हमने कितना मान लिया, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इस बिंदु की स्थिति की, जैसा इसने बोला था उसके अनुसार हमने एक बिंदु की स्थिति को यहाँ पर व्यक्त किया। पी बिंदु की स्थिति जो है, अगर हम इस केंद्र को ओ मान लें, ठीक है, इस केंद्र को अगर अपने ओ मान लें तो यहाँ लिखेंगे केंद्र बिंदु ओ के सापेक्ष पी बिंदु की स्थिति को दर्शाया गया है। कि हमने पी बिंदु की स्थिति, कि जिस बिंदु की इसने बात की थी उस बिंदु को हमने केंद्र ओ के सापेक्ष, ठीक है, केंद्र ओ के सापेक्ष यहाँ दर्शा दिया, जैसे इसने बोला था उसके अनुसार। अब यहाँ पर है क्या, देखिए, जैसा कि हमने सदिश के अंदर बात की थी कि सदिश एक्चुअल में दिष्ट रेखाखंड है, कि कोई भी अगर अपने सदिश की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही बात जानी चाहिए कि दिष्ट रेखाखंड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने पी बिंदु की स्थिति को दर्शाना था। तो पी बिंदु की स्थिति जब हमने यहाँ पर बनाई, जब हमने पी बिंदु की स्थिति बनाई तो हमें ये वाला दिष्ट रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा। इसको दिष्ट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे दिशा के अनुसार इसने बोला हुआ है, तो हमने इसको दिष्ट रेखाखंड बोल दिया। कि ओ से पी तक अगर अपने को जाना हो, ठीक है, ओ से पी तक अगर जाना हो तो उत्तर दिशा से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुँचेंगे। अगर हमें ओ से पी तक पहुँचना है, ओ से अगर अपने शुरुआत करें और पी तक अगर अपने को जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उत्तर दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाकर हम कहाँ पहुँचेंगे, पी बिंदु पर पहुँचेंगे। कि अगर ये प्रारंभिक बिंदु है और अगर ये अंतिम बिंदु है तो ओ से पी तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, ओ से पी तक, इसको हम दिशा दे देते हैं इस तरीके से। तो ओ से पी तक जाने के लिए हमने एक दिष्ट रेखाखंड बना दिया। तो ये जो दिष्ट रेखाखंड है ये एक्चुअल में एक सदिश बन जाएगा, ये एक सदिश बन जाएगा ओपी, इस तरीके से, ठीक है, दिष्ट रेखाखंड। और ये जो दिष्ट रेखाखंड है, ये जो दिष्ट रेखाखंड है, इसी दिष्ट रेखाखंड को हम पी बिंदु के लिए स्थिति सदिश बोल सकते हैं, या है ये स्थिति सदिश। कि ये जो ओपी जो दिष्ट रेखाखंड है या ओपी जो सदिश है, यह पी बिंदु के लिए स्थिति सदिश का काम करेगा। ओपी जो है पी के लिए, ओपी जो है वो क्या है, पी के लिए स्थिति सदिश है। ठीक है, पी बिंदु के लिए जो ओपी है वो क्या है, एक स्थिति सदिश है। ठीक है, ओपी के ऊपर हमने तीर का निशान लगाया है क्योंकि हमने इसको दिशा प्रदान की हुई है। तो ये तो एक एग्जाम्पल होगा इसको समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब अपने को जो स्थिति सदिश पढ़ना है, हमें जो स्थिति सदिश पढ़ना है वो स्थिति सदिश हमें कार्तीय तल, या यूं कहें कि त्रिविम तल। कार्तीय तल का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर बनने वाला तल, और त्रिविम तल में एक्स, वाई और जेड तीनों आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने स्थिति सदिश को कार्तीय और त्रिविम दोनों के लिए ही पढ़ना है। तो वहाँ पर हम इसकी परिभाषा को अब किस प्रकार से लिखेंगे तो वो देखिए। अभी देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इसमें लिखेंगे कि मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जिस सदिश का यूज़ किया जाएगा, जिस सदिश का प्रयोग किया जाता है उसे ही स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, ये तो है इसकी परिभाषा। अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ लिखेंगे जैसे समतल में स्थित
जैसे समतल में स्थित कोई बिंदु P है, ठीक है, समतल में स्थित कोई बिंदु P है जिसे अंतिम स्थिति व मूल बिंदु को, ठीक है, मूल बिंदु O, ठीक है, मान लिया, को प्रारंभिक स्थिति के रूप में व्यक्त करें तो समतल में स्थित कोई बिंदु P, ठीक है, जिसे अंतिम स्थिति मान ली जाए कि P बिंदु को अपने अंतिम मान लेंगे। जिस बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है उसे अंतिम स्थिति के ऊपर मान के चलेंगे हम, ठीक है, उसे अंतिम मान लेंगे। और मूल बिंदु को हम क्या मान लेंगे, प्रारंभिक बिंदु मान लेंगे। अगर मूल बिंदु को प्रारंभिक बिंदु मानते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो OP, ठीक है, O और P, OP रेखाखंड, तो OP रेखाखंड, ठीक है, OP रेखाखंड को एक निश्चित दिशा देने से, ठीक है, पहले OP रेखाखंड बनेगा और उस OP रेखाखंड को एक निश्चित दिशा दे देंगे। एक निश्चित दिशा देने से बनने वाला दिष्ट रेखाखंड, कि हमने पहले तो O और P को मिला दिया, O और P को मिलाने से जो रेखाखंड बना उसे एक निश्चित दिशा दे देंगे। निश्चित दिशा देने से क्या बनेगा, एक दिष्ट रेखाखंड बन जाएगा। एक दिष्ट रेखाखंड बनने वाला दिष्ट रेखाखंड, और ये वो दिष्ट रेखाखंड है OP, और ऊपर हमने तीर का निशान लगा दिया। तो ये जो दिष्ट रेखाखंड है यह P बिंदु की स्थिति को व्यक्त करेगा। बनने वाला दिष्ट रेखाखंड ही P बिंदु की स्थिति को व्यक्त करेगा। P बिंदु के लिए स्थिति सदिश बनेगा या स्थिति सदिश का काम करेगा। ठीक है, ये तो है स्थिति सदिश की परिभाषा कि समतल के अंदर कोई बिंदु है P और उस बिंदु को हम अंतिम स्थिति के रूप में लिखेंगे और मूल बिंदु को हम प्रारंभिक स्थिति के रूप में व्यक्त करेंगे। अब इन दोनों को मिलाने से OP एक रेखाखंड बनेगा और उस OP रेखाखंड को एक निश्चित दिशा दे देंगे और उस दिशा देने से एक दिष्ट रेखाखंड की रचना होगी और उसी दिष्ट रेखाखंड को हम क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश बोलेंगे। अब अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम देखिए किस प्रकार से बनाएंगे हम। तो इसके लिए यहीं देख लीजिए कि ये हमारे पास मूल बिंदु और यहाँ पर कोई बिंदु है P, दोनों को आपस में मिला दिया तो ये तो है रेखाखंड। इसको कोई दिशा दे दी हमने निश्चित कि O को प्रारंभिक बिंदु माना और P को अंतिम बिंदु माना, तो O से P की तरफ हमने एक दिशा बना दी। तो ये जो OP बना, OP सदिश, ठीक है, इस OP सदिश को P बिंदु का स्थिति सदिश बोला जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि OP सदिश को, ठीक है, OP सदिश को P बिंदु का स्थिति सदिश बोलते हैं। P बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। तो अभी अपने स्थिति सदिश को समझने के लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास ये कार्तीय तल है, x अक्ष मूल बिंदु, x डैश y अक्ष और y डैश। मान लीजिए कि इस बार हमारे पास दो बिंदु हैं। पहले तो हमने कोई एक ही बिंदु लिया P, बिंदु कितने भी हो सकते हैं, जितने बिंदु होंगे उतने ही स्थिति सदिश बनेंगे। एक बिंदु है तो एक स्थिति सदिश बनेगा, दो बिंदु है तो दो स्थिति सदिश बनेंगे। कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो बिंदु यहाँ पर इस तरीके से, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया A और इस बिंदु को नाम दे दिया B। तो दोनों बिंदुओं के लिए अलग अलग स्थिति सदिश बनेगा। A बिंदु का स्थिति सदिश अलग होगा, B बिंदु का स्थिति सदिश
अलग होगा कि अगर बिंदु अलग अलग हैं, अगर बिंदु अलग अलग हैं तो दोनों का स्थिति सदिश भी अलग अलग ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि दो बिंदु अलग अलग हैं और उनका स्थिति सदिश एक जैसा ही हो, एक ही बन जाए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग बिंदुओं के लिए स्थिति सदिश भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो बुक में लिखा हुआ है कि स्थिति सदिश जो होता है वो अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त होता है, कि अद्वितीय होते हैं। स्थिति सदिश जो होते हैं वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, कि अलग अलग बिंदुओं के स्थिति सदिश अलग अलग होंगे। तो ए बिंदु का जो स्थिति सदिश है उसके लिए हम ए को ओ से मिलाएंगे। ध्यान देना, अगर ए बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है तो ए बिंदु को ओ से मिलाएंगे, मतलब मूल बिंदु से मिला देंगे, और बी बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है तो बी को ओ से मिलाना पड़ेगा। तो हमने अगर ओ से मिला दिया इस ए को और इसको इस तरीके से दिशा दे दी तो ये ए बिंदु का स्थिति सदिश है। यहाँ लिखेंगे कि ओ ए सदिश, ओ ए सदिश, इस तरीके से बोलेंगे इसको। तो ओ ए सदिश जो है ये बिंदु ए का स्थिति सदिश है, बिंदु ए का स्थिति सदिश। और इसी तरीके से अगर अपने बी को मिला दें ओ से और इस तरीके से एक तीर का निशान बना दें तो ओ बी सदिश, ओ बी सदिश ये बन जाएगा बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश। तो अगर ए और बी अलग अलग हैं, कि हमें पता है कि यहाँ पर डायग्राम में साफ पता लग रहा है कि ए और बी अलग अलग होंगे, अगर ए और बी अलग अलग होंगे तो दोनों के जो स्थिति सदिश हैं वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। इसका मतलब समझाने का ये है कि अलग अलग बिंदुओं के लिए स्थिति सदिश अलग अलग होगा, अलग अलग बिंदुओं का स्थिति सदिश, अलग अलग बिंदुओं का स्थिति सदिश अलग अलग होता है। मतलब स्थिति सदिश होते हैं वो अद्वितीय होते हैं, ठीक है। ओ ए सदिश जो होगा वो ओ बी सदिश के बराबर नहीं हो सकता। ये तभी बराबर होगा कि मान लीजिए कि अगर ओ ए ओ बी के बराबर होना चाहता है तो यह तभी संभव है। ओ ए सदिश ओ बी के बराबर कब होगा, यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब ए तथा बी संपाती हो, संपाती हो। संपाती का मतलब ये हुआ कि दोनों जो है या तो बी ए के ऊपर चला जाए या जो ए बिंदु है वो यहाँ आ जाए, कि अगर दोनों बिंदु एक ही जगह पर बनेंगे तभी ही वो एक कंडीशन बन सकती है जहाँ पर स्थिति सदिश आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो स्थिति सदिश हमेशा अलग अलग रहेंगे, कि अगर ए और बी की स्थिति अलग अलग है, ए बिंदु कहीं और है, बी बिंदु कहीं और है, तो दोनों से बनने वाला जो स्थिति सदिश है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। हाँ, दोनों स्थिति सदिश बराबर कब होंगे, तो यह तभी संभव होगा जब ए और बी क्या हों, संपाती हो जाएं। तो ये तो हुआ कि स्थिति सदिश को अपने डायग्राम के थ्रू कैसे बता सकते हैं। अब इनको जो लिखने का तरीका है, तो ध्यान देना कि जो स्थिति सदिश होते हैं इनको स्मॉल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अल्फ़ाबेट जो स्मॉल जो लिखे जाते हैं, स्मॉल ABC, और उनके ऊपर तीर का निशान लगा के यहाँ लिखेंगे अपने कि स्थिति सदिश को, नोट लगा के अपने लिख सकते हैं इसको, स्थिति सदिश को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर तीर का निशान लगाकर, ठीक है, छोटे अक्षरों पर तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। मतलब जैसे ये ओ ए सदिश है जो, ठीक है, ओ ए सदिश, तो इसको क्या करेंगे अपने इस तरीके से, ए लिखा छोटा ए लिखेंगे और ऊपर जो है वो इस तरीके से तीर का निशान बना देंगे। जैसे मान लो ओ बी को लिखना है तो छोटा बी लिखेंगे इस तरीके से और ऊपर एक तीर का निशान बना देंगे। तो इस तरीके से कि स्मॉल लेटर्स का आपने यूज़ करना है और ऊपर एरो बनानी है। कि अगर हमने इस तरीके से लिखा कि ओ ए सदिश, ठीक है, ओ ए सदिश ये बराबर है इस तरीके से ए सदिश के, तो ये ए का स्थिति सदिश है।
और इसी तरीके से, ठीक है, ए का स्थिति सदिश का मतलब ए बिंदु का स्थिति सदिश, और अगर ओ बी सदिश को अपने ये लिखा इस तरीके से तो यह बी बिंदु का स्थिति सदिश होगा। ये किसका स्थिति सदिश होगा? बी बिंदु का स्थिति सदिश। तो ध्यान देना कि स्थिति सदिश जो है वो दिष्ट रेखाखंड ही है। दिष्ट रेखाखंड का मतलब एक ऐसा रेखाखंड जिसको दिशा प्रदान की गई हो, लेकिन उस दिष्ट रेखाखंड का जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो क्या होगा? मूल बिंदु होगा। अंतिम बिंदु वो खुद हो जाएगा जिसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। स्थिति सदिश एक दिष्ट रेखाखंड है जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु है, अंतिम बिंदु वो खुद होगा जिसका हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। और स्थिति सदिश को स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके ऊपर तीर का निशान लगाकर व्यक्त किया जाता है। दो स्थिति सदिश कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर कभी भी नहीं होंगे, ये अद्वितीय होते हैं। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब बिंदु ए और बी, मतलब वो दोनों बिंदु, जिन बिंदुओं का अगर अपने दो बिंदुओं के स्थिति सदिश को बराबर करना चाहते हैं तो यह तभी संभव होगा जब दोनों बिंदु समपाती हों। कि अगर ये वाला जो ए सदिश है ये बी सदिश के अगर बराबर होना चाहता है तो यहाँ तो ये वाला बी बिंदु यहाँ आ जाए या फिर ए बिंदु यहाँ चला जाए, ऐसा तभी होगा, ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर ये बराबर होंगे। तो ये तो हुआ कि स्थिति सदिश के बारे में। अब अपने इसके बाद में जो बाकी की जो परिभाषाएं हैं, जो बाकी के जो प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 पे है इकाई सदिश या फिर मात्रक सदिश। तो देखिए क्या होता है ये। तो देखिए इकाई सदिश या मात्रक सदिश एक ही बात है। इकाई सदिश मात्रक दोनों ही किसी भी रूप में एग्जाम में आ सकता है, मात्रक सदिश के रूप में भी आ सकता है, इकाई सदिश के रूप में भी लिखा सकता है क्या चीज़? तो देखिए कल हमने पढ़ा था सदिशों के मापांक के बारे में। सदिशों का मापांक या सदिशों का परिमाण, जिसको हमने बोला था कि दिष्ट रेखाखंड की लंबाई। अगर आपको याद हो कि हमने मापांक पढ़ा कल, मापांक जिसको हम परिमाण भी बोलते थे, परिमाण, ठीक है, और किसके थे ये? मतलब दिष्ट रेखाखंड की लंबाई को व्यक्त करने के लिए यूज होते थे ये। दिष्ट रेखाखंड की लंबाई कि मान लीजिए कि हमारे पास एक दिष्ट रेखाखंड है, इस दिष्ट रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु हमने ए मान लिया और अंतिम बिंदु हमने बी मान लिया। इसको एक दिशा दे दी हमने, ठीक है, कि ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु। तो मापांक के अंदर हमने देखा था कि इस ए बी ये जो दिष्ट रेखाखंड है इसकी जो लंबाई है उसे ही हम इसका मापांक बोलते थे। ये हमने कल देखा इसको कि अगर अपने बात करें कि ए बी ये दिष्ट रेखाखंड है, ठीक है, ए बी दिष्ट रेखाखंड, ठीक है, ये ए बी सदिश जो हो गया, ए बी सदिश, तो ए बी सदिश का मापांक, तो ए बी सदिश का जो मापांक है उसको ऐसे लिखते थे इस तरीके से कि ए बी सदिश लिखा और दो अपने खड़ी लाइन लगा देते थे। ये क्या था? ए बी सदिश का ये मापांक है, ये ए बी सदिश का मापांक है। और इसको लिखने का एक और तरीका भी था, इसको लिखने का एक और तरीका भी था कि या तो आप क्या करो कि दो ऐसे इस तरीके से लाइन लगा दो। अगर अपने को ये लाइन नहीं लगानी तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट ए बी लिख दो। ये तो हम लिखते ही हैं यहाँ छोटी कक्षाओं में कि किसी भी रेखाखंड की जो लंबाई है वो अपने, मान लो ए बिंदु और बी बिंदु से बनने वाला रेखाखंड है तो उसकी लंबाई को अपने ऐसे ही तो लिखते हैं ए बी, कि ए बी रेखाखंड की लंबाई। तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि मापांक जो है, मापांक या जो परिमाण है वो एक्चुअल में ये लंबाई को व्यक्त करता है, ठीक है। इसको लिखने के दो तरीके हो गए। अब यहाँ देखिए कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश क्या होगा। तो इकाई सदिश या मात्रक सदिश का मतलब ये हुआ कि ऐसे सदिश जिनकी लंबाई एक हो या जिनका मापांक एक हो या जिनका परिमाण एक हो, कि ऐसे सदिश जिनका मापांक ओब्लिक परिमाण ओब्लिक लंबाई एक हो, ठीक है, एक। ऐसे सदिश जिनका मापांक कह दो या परिमाण कह दो या फिर लंबाई कह दो, वो क्या हो, कितनी होनी चाहिए? वो एक होनी चाहिए, मतलब 1। कि यदि इस ए बी की अगर अपने बात करें, यदि ए बी का परिमाण, ठीक है, ए बी सदिश का परिमाण, ए बी सदिश का परिमाण बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ, यह व्यक्त करता है कि जो ए बी सदिश है, ए बी सदिश
तो ए बी सदिश एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। ठीक है, चाहे कितना मर्जी बड़ा सदिश हो, अगर उसकी लंबाई, ठीक है, बड़ा कह दिए तो वैसे तो लंबाई इकाई ही होनी चाहिए, लंबाई जो है वो क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। अच्छा, वो इकाई के रूप में कितनी भी हो सकती है। अगर अपने इसको मीटर के अंदर परिभाषित कर रहे हैं तो 1 मीटर, अगर अपने सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर, मतलब इकाई के रूप में हो कि एक ऐसा सदिश जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक सदिश बोलते हैं या फिर इकाई सदिश बोलते हैं। अब एक चीज़ और इसमें समझने वाली है, देखिए वो क्या है कि मान लो कि इसकी लंबाई 1 है, ठीक है, इसकी लंबाई हमने 1 मान ली, यहाँ लिख रखा है, चलो इसको हटा देते हैं। इस सदिश की लंबाई हमने 1 मान रखी है। अभी देखिए ए और बी बिंदु से बनने वाला ये सदिश है, ठीक है। इस सदिश को मान लो मैंने कोई नेम दे दिया इस तरीके से, ए सदिश, इसको हमने कोई नाम दे दिया ए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे कि ए का परिमाण, चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो कि ए सदिश का परिमाण बराबर कितना है, 1 है। और या फिर इसको ऐसे लिख लो डायरेक्ट कि ए बराबर 1 है, कि अगर अपने इस तीर के निशान को हटाएंगे तो ये दोनों जो लाइन है इनको हटा देंगे साथ में। कब हटाएंगे ये, जब हमें लंबाई लिखनी होगी, मतलब जब भी हमें किसी सदिश की लंबाई लिखनी हो, तो हमें तीर का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये 2 लाइन लगानी है। अगर हम चाहते हैं कि हम तीर का निशान लगाएं और फिर हम लंबाई लिखना चाहते हैं तो हमें ये वाली 2 लाइनें ये भी लगानी पड़ेगी, कि कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए डायरेक्ट ए बी, इसका मतलब ये है कि ये किसी लंबाई को व्यक्त करेगा। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है ए बी सदिश और फिर इस तरीके से 2 लाइन लगा दी, ये भी लंबाई को व्यक्त करेगा, मतलब ये दोनों एक ही बातें हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर भी कि ए सदिश का परिमाण और इस तरीके से डायरेक्ट अगर अपने ए लिख दें, ठीक है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये दोनों किसको व्यक्त करते हैं, ये दोनों ए सदिश की लंबाई को व्यक्त करते हैं। ये दोनों किसको व्यक्त करेंगे, ए सदिश की लंबाई को। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है अपने को, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, ये जो 2 लाइन, अगर हम लंबाई को लिखना चाहते हैं तो अपने को ये 2 लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 2 लाइन अगर आप नहीं लगा रहे तो ऊपर से तीर के निशान को भी हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे लिख दिया कि ए सदिश बराबर 1, हमने इसकी लंबाई को सीधा ऐसे इस तरीके से लिख दिया, ऐसा गलत है, ऐसा हम अपने को नहीं लिखना। अगर अपने वो लाइन नहीं लगाना चाहते तो अपने को फिर ऊपर से तीर का निशान भी हटाना पड़ेगा, ये सही है। या फिर अपने ऐसे लिख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि तीर का निशान लगा रहे और लंबाई को हम लिखें, तो लंबाई को दिखाने के लिए फिर ये 2 लाइन अपने को लगानी पड़ेगी। एक तो ये हुआ। अब देखो इसकी इकाई सदिश को व्यक्त कैसे किया जाता है। तो अगर अपने इकाई सदिश को व्यक्त करना चाहते हैं, ठीक है, इकाई सदिश को व्यक्त करने के लिए हम कैप का यूज़ करते हैं। मतलब आपको इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिल गया ऐसे कि ए लिखा हुआ है और उसके ऊपर इस तरीके से ये कैप बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इकाई सदिश है। यह क्या है, एक इकाई सदिश। इसके बारे में अपने नहीं कह सकते कि ये इकाई सदिश है या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि इकाई सदिश है या नहीं है। यह इकाई सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कैप लगा के देता है कहीं भी, जैसे मान लो बी कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये भी कोई ना कोई इकाई सदिश है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, एक इकाई सदिश है। कि इकाई सदिश को विशेष प्रकार से व्यक्त किया जाएगा ताकि देखते ही पता लग जाए कि कैप द्वारा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह इकाई सदिश नहीं है, या यूँ कहें कि डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कब होगा, अगर इसका परिमाण 1 हो तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका परिमाण 1 नहीं हुआ तब ये इकाई सदिश नहीं है। लेकिन अगर जैसे मान लो सी कैप लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक इकाई सदिश है। अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी कैप का परिमाण बराबर 1, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से लिखा तो मतलब ये इकाई सदिश है। और इकाई सदिश का अगर अपने परिमाण निकालें, तो बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसकी बात करें
तो ये लीजिए, ये भी बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर इसकी बात करूं तो ये भी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कि इकाई सदिश जो होगा, इकाई सदिश का परिमाण जो है वो 1 होगा। ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और इकाई सदिश को व्यक्त कैसे करते हैं, तो कैप के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे। अब इसके बाद में है अगली परिभाषा शून्य सदिश की। देखिए शून्य सदिश जो है इसको समझने का एक ही तरीका है कि विस्थापन से समझेंगे। और विस्थापन से भी कैसे समझेंगे, कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जो है वो संपाती होने पर है शून्य सदिश। ठीक है, नंबर 3 है शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश ऐसे सदिश होंगे जिनके लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो जाएंगे। शून्य सदिश वो सदिश होता है जिसके लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो क्या हो, संपाती हो। कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होने पर शून्य सदिश की रचना होती है। अच्छा, शून्य सदिश जो है ना, ये अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मान लो हमने एक बिंदु बना दिया, यहाँ लिख दिया ए, तो ये एक शून्य सदिश है। ये क्या है, एक शून्य सदिश। या फिर मान लो मैंने एक बिंदु एक और बनाया ए, और ये इस तरीके से घूम के वापस यहाँ आ गया, वापस यहीं आ गया ये। ठीक है, कि यहाँ से शुरुआत की इसने और वापस से एक चक्कर लगाकर इसी बिंदु पर वापस आ गया। ये भी एक शून्य सदिश है। यहाँ पर तो कहीं ये गया ही नहीं, कि प्रारंभिक बिंदु भी यहीं रहा और इसने ना कोई दूरी तय की, दूरी तय नहीं की, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अंतिम बिंदु भी यहीं पर है। कि जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी स्थिति के अंदर कोई अंतर आया ही नहीं। कि ऐसा कोई एक बिंदु हो कि समय बीतने पर भी उसकी स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन आए ही ना, तो वो शून्य सदिश बन जाएगा। या फिर मान लो स्थिति के अंदर परिवर्तन हो रहा है, कि मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, पहले इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, और फिर वापस यहाँ आ गया मान लीजिए। ठीक है, मान लो यहाँ आकर रुक गया, तो ये शून्य सदिश है। स्थिति में तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन अंतिम रूप से नहीं हो रहा। कि अंतिम जो रूप था वो वापस प्रारंभिक रूप पे ही आ गया। कि दूरी तो इसने कोई ना कोई तय की, लेकिन तय करने के बाद में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो गए, तो ये एक शून्य सदिश होगा। ये भी शून्य सदिश है और ये भी क्या है, एक शून्य सदिश है। कि जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती हो जाते हैं तो किसकी रचना होती है, शून्य सदिश की रचना होती है। और शून्य सदिश को जीरो, ठीक है, जीरो के द्वारा ही व्यक्त करेंगे और ऊपर हम एक तीर का निशान बना देंगे। कि शून्य सदिश इस तरीके से, कि शून्य बनाया और इस तरीके से तीर का निशान बना देंगे। और एक और तरीका भी है इसके अलावा, जीरो को डार्क कर दो। ठीक है, जीरो को डार्क कर दिया, इसका मतलब ये एक शून्य सदिश है। ये क्या है, एक शून्य सदिश। और एक और भी तरीका है, कहीं पे ये लिखा हुआ मिल गया ऐसे, तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु भी ए। तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, कोई और कंडीशन भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, पथ कैसा भी हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि जहाँ से शुरू किया वहीं पर अपने को ख़त्म करना है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये शून्य सदिश बन जाएगा। कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर एक ही जगह पर आ जाते हैं तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। हमने कल विस्थापन भी पढ़ा था कि प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु होता है उनके बीच की दूरी, कि प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो शून्य है, तो ये शून्य सदिश बन जाएगा। यहाँ पर भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यहीं एक ही जगह पर है तो बीच की दूरी जीरो। यहाँ पर भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यहीं पर है तो बीच की जो दूरी है वो जीरो हो जाएगी, तो ये शून्य सदिश माने जाएंगे। तो शून्य सदिश को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके हुए शून्य सदिश को लिखने। जरूरी नहीं है कि ए ही हो, मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ है पी पी और ऊपर इस तरीके से तीर का निशान, तो प्रारंभिक बिंदु पी और अंतिम बिंदु भी पी, तो इसका मतलब ये एक जीरो वेक्टर है। ये क्या है, एक शून्य सदिश है। तो इस तरीके से इसको लिखने का तरीका हुआ ये। अच्छा, इसके परिमाण की अगर अपने बात करें, शून्य सदिश का परिमाण मतलब शून्य सदिश की लंबाई,
तो शून्य सदिश की लंबाई शून्य ही हो गई। शून्य सदिश की जो लंबाई है या इसका जो मापांक होगा वो 0 होगा। इसका मापांक कितना होगा? 0, क्योंकि इसने कोई ना कोई दूरी तो इसने मतलब प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति थी अपनी, प्रारंभिक और अंतिम, उसके बीच का जो गैप है वो 0 है। गैप 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन शून्य हुआ वहाँ पर, तो उसका परिमाण या उसकी लंबाई वो 0 हो जाएगी। तो शून्य सदिश का जो मापांक है वो क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए ये जो परिभाषाएं हैं नंबर 4, 5, 6 और 7, समदिश। अब यहाँ पर नाम से अपने को पता लगेगा, समदिश का मतलब, सम का मतलब समान, दिश का मतलब दिशा, और ये दिष्ट रेखाखंड कि ऐसे दिष्ट रेखाखंड, ठीक है। सदिश का मतलब दिष्ट रेखाखंड, दिश दिशा, सम मतलब समान, कि दिष्ट रेखाखंडों की दिशा अगर समान कर दी जाए, ठीक है, अगर दिष्ट रेखाखंडों की दिशा को अगर हम समान कर दें कि ये हमारे पास एक दिष्ट रेखाखंड है जिसका प्रारंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B, और एक दिष्ट रेखाखंड और है इस तरीके से कि इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा भी इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो ये जो सदिश होगा ये समदिश, मतलब एक ही दिशा में जो बढ़ रहे हैं, जो सदिश एक ही दिशा में चलेंगे, जो सदिश या जो दिश रेखाखंड एक ही दिशा में चलेंगे उनको क्या बोलेंगे? समदिश सदिश बोलेंगे। समदिश जो एक ही दिशा में जा रहे हों, ठीक है। जैसे विपरीत की बात करें कि अगर इसी के अंदर मैं ऐसे कर दूं इस तरीके से, इसकी दिशा ऊपर की तरफ है और इसकी दिशा इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके विपरीत है, तो ये विपरीत सदिश बन जाएगा कि इसकी दिशा ऊपर ऐसे है और इसकी दिशा इस तरफ है, तो दोनों की दिशा अलग अलग हो गई। तो अगर दिशा समान है तो समदिश सदिश, दिशा अगर समान नहीं है तो विपरीत सदिश बन जाएंगे, ठीक है। इतना ही अपने को ध्यान में रखना है कि जो दिश रेखाखंड एक ही दिशा में चलेगा वो समदिश, और जो अलग अलग दिशाओं में चलेंगे वो क्या हो जाएगा? विपरीत सदिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों परिभाषाएं एक साथ, चौथी और छठी, और इसी तरीके से पांचवी और छठी बन जाएगी। हालांकि सातवीं परिभाषा वैसे अलग ही है। देखिए पांचवी परिभाषा में लिखा है समान अथवा तुल्य सदिश। समान का मतलब बराबर सदिश, कि दो सदिश समान कब होंगे? तो सदिश समान। अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान देना, समदिश के अंदर, जैसे अपने इसको समदिश बोल रहे हैं, समदिश, ठीक है, इसे तो सिर्फ दिशा समान होगी। समदिश सदिश वो होंगे जिनमें केवल दिशा जो है, केवल दिशा, ठीक है, जो दिशा है वो क्या होगी? समान होगी, एक जैसी होगी। समदिश में दिशा समान होती है, परिमाण अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान देना, परिमाण अलग हो सकता है, परिमाण अलग हो सकता है, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में फ़र्क हो सकता है लेकिन दिशा में फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। समांतर सदिश हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, लंबाई में फ़र्क आ सकता है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, आपको दिख भी रहा है कि इसको मैंने बड़ा बनाया और इसको छोटा बनाया, तो लंबाई अलग अलग है, ठीक है, लंबाई अलग अलग है, मतलब परिमाण अलग अलग है, लेकिन दिशा अलग अलग नहीं है, दिशा जो है वो अलग अलग नहीं है। तो समान सदिश में क्या होता है? समान सदिश में लंबाई भी एक जैसी होगी और दिशा भी एक जैसी होगी, कि मान लो जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई किसी और सदिश की हो, कि मैंने ये एक सदिश बना दिया यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया C और इसे नाम दे दिया D, इस तरीके से। तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई अगर यहाँ है, दिशा भी दोनों की समान है, तो इन दोनों सदिशों को मैंने क्या बोलेंगे? समान सदिश बोलेंगे या फिर तुल्य सदिश बोलेंगे। समान परिमाण और समान दिशा। ऋण सदिश में क्या होता है कि दिशा तो अलग अलग है ही, दिशा तो अलग अलग है लेकिन लंबाई एक जैसी होगी। देखिए ऋण सदिश कौन सा होगा? जैसे ये हमने कोई एक सदिश मान लिया AB, इसी के समांतर एक सदिश और हमने मान लिया लेकिन दिशा अलग कर दी। दोनों की लंबाई मैंने एक जैसी रखी है, दोनों की लंबाई तो एक जैसी है लेकिन दोनों की दिशाओं में फ़र्क है।
तो इनको बोलते हैं ऋण सदिश। इनको क्या बोलते हैं? ऋण सदिश। ठीक है, कि ए बी और सी डी जो है वो क्या है? ऋण सदिश हैं। अब इसमें एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है। मान लो इसको मैंने व्यक्त किया ए द्वारा, ठीक है, ए सदिश, इसको मैंने ए सदिश द्वारा व्यक्त किया। अब मुझे पता लग गया कि ये सी डी जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसके ऋण है, तो मैं क्या करूँगा? माइनस ए लिखूँगा, माइनस ए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने कि ऋण सदिश में क्या होगा कि परिमाण एक जैसा रहेगा लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। तो दिशा को विपरीत दिखाने के लिए माइनस के निशान का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। इनमें क्या होगा? ठीक है, वापस देख लीजिए, सम दिश में केवल और केवल दिशा समान होती है, परिमाण अलग अलग आ सकता है। विपरीत सदिश में क्या होता है? विपरीत सदिश के अंदर दिशा जो है वो अलग अलग होगी। देखिए, पांचवा और जो सातवां है ना, पांचवा और सातवां जो अपना प्रकार है, पांचवें प्रकार के अंदर परिमाण समान रहेगा। ध्यान देना, परिमाण समान रहेगा, दिशा तो है ही। ठीक है, जहाँ सम आ गया ना, सम, वहाँ पर दिशा तो समान रहनी है, लेकिन ये बोला कि समान अथवा तुल्य सदिश, तो परिमाण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, परिमाण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऋण सदिश में क्या होगा? ऋण सदिश के अंदर परिमाण बराबर रहेगा लेकिन दिशा जो है वो क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो इसको अपने लिख लेते हैं ताकि अपने इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो अपने को। कि समदिश, इसमें दिशा, सिर्फ दिशा लिखूंगा मैं। ठीक है, दिशा मतलब इसमें क्या होगी? समान होगी। समान सदिश में क्या होगा? दिशा और परिमाण दोनों समान होंगे। फिर विपरीत में क्या होगा? दिशा अलग अलग, दिशा विपरीत, मतलब अलग का मतलब दिशा विपरीत। और ऋण में दिशा भी अलग लेकिन परिमाण समान। ठीक है, दिशा अलग मतलब अपोजिट, दिशा तो अलग हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, विपरीत। ठीक है, ऋण जैसे विपरीत में था, परिमाण समान रहेगा। जो परिमाण है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। परिमाण समान कहाँ पर नहीं रहेगा? तो समदिश में। ठीक है, समदिश के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और विपरीत के अंदर भी परिमाण जो है मैंने, ठीक है, यहाँ पर परिमाण के बारे में नहीं लिखा। देखो, मैंने समान सदिश के अंदर परिमाण के बारे में लिखा है, ऋण सदिश के अंदर भी मैंने परिमाण के बारे में लिखा है। मैंने समदिश और विपरीत में मैंने परिमाण के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ दिशा के बारे में लिखा है। तो कारण यह है कि समदिश में परिमाण समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। विपरीत सदिश के अंदर भी परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब समान सदिश की बात आएगी ना, तब परिमाण समान रहेगा। ऋण सदिश की बात आएगी तब भी परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा। कि समान सदिश में भी परिमाण समान होता है, ऋण सदिश में भी परिमाण क्या होता है? समान रहता है। लेकिन समान सदिश में दिशा भी समान रहेगी, मतलब एक जैसा, दिशा भी एक जैसी रहेगी। ऋण सदिश में दिशा जो है वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी, दिशा अलग अलग। अब अपने इसका अगर अपने डायग्राम की बात करें तो समदिश के लिए मान लीजिए नंबर 1, समदिश के लिए ठीक है, दोनों सदिश मैंने अलग अलग बना दिए, दिशा मैंने एक जैसी रखी है। ये तो समदिश के लिए हो गया, ये समदिश का एग्जाम्पल। नंबर 2, समान की अगर अपने बात करें तो देखिए, दिशा एक जैसी, ठीक है, दिशा एक जैसी और परिमाण भी एक जैसा, परिमाण भी समान, ये समान सदिश का एग्जाम्पल। फिर नंबर 3, विपरीत सदिश की अगर अपने को बात करनी है तो विपरीत सदिश में दिशा अलग अलग होगी। ये मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये मान लो इस तरफ, दिशा अलग अलग कर दी। परिमाण के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, और ये विपरीत है। ठीक है, विपरीत। और नंबर 4,
जो ऋण सदिश मतलब ऋण सदिश दिशा अलग लेकिन लंबाई एक जैसी, ठीक है। परिमाण का मतलब लंबाई से लेना है। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि कौन सा सदिश समदिश है और कौन सा सदिश समान विपरीत और ऋण है। ये ऋण सदिश। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करना है अपने को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सदिशों के जो जोड़ घटाव की जो संक्रियाएं हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे। और बीजगणितीय मतलब गुणधर्म वहाँ पर हम सीखने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। बीजगणितीय गुणधर्म अपने को नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपने को पढ़ने हैं। और इसके अलावा कुछ 1-2 सूत्र भी आ जाएंगे, तो उन सूत्रों की भी बात कर लेंगे। थैंक यू।